वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची आज हिंदी विभाग की ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में पी राजेंद्र सर उपस्थित हैं और आपका विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी। आज के व्याख्यान माला का विषय प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आज का इस कार्यक्रम को हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं कीर्ति हड़पद जी को किसे? आमंत्रित करती हूँ। ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರು ಗಗನಲಿಂಗವು ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಹೂತೆ ಭಸ್ಮವು ಹುಲ್ಲು ಪತ್ರೆಯು ಜಗವಿದೆಲ್ಲವೂ ಜಂಗಮ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರು ಗಗನಲಿಂಗವು ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕುಡಿವ ನೀರೇ ತೀರ್ಥ ತಿನ್ನುವ ರೊಟ್ಟಿ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದವು ಕುಡಿವ ನೀರೇ ತೀರ್ಥ ತಿನ್ನುವ ರೊಟ್ಟಿ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದವು ಶ್ರಮದ ಬೆವರೇ ತಾನ ದುಡಿತದ ಹಾಡೆ ಮಂತ್ರ ನಿನಾದವು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರು ಜಗವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರು ಗಗನಲಿಂಗವು ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ। धन्यवाद जी। ऐसे ही जरा प्रोत्साहन देंगे तो हमें भी आ अच्छा जाता बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। धन्यवाद कीर्ति जी। अब स्वागत करने के लिए मैं संजना सन्नेकी जी को आमंत्रित करती हूँ। संजना। संजना ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಾಗ್ತೈತಿ। ಸಂಜನಾ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಕಜೋಡಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ। ಖಜಿಡನಿ ಸರ್ ನೀವು ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था के बी शंकरानंद कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय कुर्ची आज हिंदी विभाग के ओर से एक दिवसीय विशेष व्याख्यानमाला में उपस्थित मुख्य अतिथि पी राजेंद्र सर जी को हमारे प्राध्यापकों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से और संस्था की ओर से स्वागत करती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए माइक ओपन करो। संजना माइक ओपन करो। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आए हुए डॉक्टर JS डॉडमनी सर जी को प्राध्यापकों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेखा अशोक बेळगली मैडम जी को विद्यार्थियों की ओर से, संस्था की ओर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर VT रोडनवर सर जी को संस्था की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अंत में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के लिए अनुमति दिए हुए डॉक्टर S.A. बेळगली मैडम जी को धन्यवाद। धन्यवाद संजना जी। यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक वृंद को विभाग की ओर से, सभा की ओर से यहाँ स्वागत मैं करती हूँ। यहाँ स्वागत के बाद कार्यक्रम की नियमानुसार प्रास्ताविक आ जाता है। प्रास्ताविक दो शब्दों में मैं समेटने की कोशिश करूंगी। हिंदी प्रदेश में हिंदी भाषी की महक लेकर उभरने का कार्य हमारा है। ग्रामीण प्रदेश में जहां हिंदी के लिए अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए आपको देना चाहता हूं
कोई भी कॉलेज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, तो उनको कुछ काम करने के लिए कुछ पेपर्स का मूवमेंट होता रहता है। कोई भी काम ऐसे ही सिर्फ बोलने से कहने से नहीं बनता है। जब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके कॉलेज से ही देना चाहता हूं। मान लीजिए एक बी शंकरानंद कॉलेज को आज आने वाले कुछ दिनों में 10 साल उनका पूर्ण हो रहा है। तो 10 साल पूर्ण होने की खुशी में, 10 साल के उनका एक उत्सव मनाने की खुशी में कुछ कार्य योजना बनता है कि क्या क्या कार्यक्रम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको बुलाना है, क्या हम आयोजन कर सकते हैं। इस सभी तैयारी के पीछे बहुत सारे कुछ काम रहता है। तो उसमें भी एक कॉलेज 10 साल हो गए कॉलेज को, हमने पेंटिंग नहीं लगाया, तो इसका पेंटिंग करवाना है और छोटी छोटी मरम्मत कराना है। तो कॉलेज के जो नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है, तो वहां पे जो भी क्लरिकल जॉब में जुड़े रहते हैं, क्लरिकल जॉब से जुड़े रहते हैं, वो एक पेपर पुटअप करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं। एक ड्राफ्ट हम उसको हिंदी में प्रारूप कहेंगे या मसौदा कहिए। तो ड्राफ्ट के जरिए वो प्रिंसिपल के थ्रू मैनेजमेंट को ये कन्विंस कराना चाहता है, सर हमारे कॉलेज को 10 साल हो गया। वो तो लिखेंगे, वो ड्राफ्ट में लिखेंगे कि 10 साल पूरा हो गया, होने वाला है, तो कॉलेज के एक पेंटिंग करवाना है, पूरी कॉलेज के छोटे मोटे कुछ मेंटेनेंस वर्क है। इस काम के लिए हमने एस्टिमेट किया है, इतना लाख रुपए एस्टिमेट आ सकता है। तो इसको हम एक टेंडर के, कॉमन टेंडर के जरिए हम किसी को काम देकर, इसको लोएस्ट को काम देकर इस काम को करवा सकते हैं। तो इसका एक पेंटिंग का काम का इतना अमाउंट आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना अमाउंट आ सकता है। और छोटे मोटे जो मेंटेनेंस का काम के लिए इतना लगभग रुपए आ सकता है, खर्चा आ सकता है। एक वो ड्राफ्ट तैयार करके प्रिंसिपल महोदय के थ्रू, वो सुपरवाइजर और प्रिंसिपल के थ्रू वो आगे भेजता है। तो वो होता है, ड्राफ्ट होता है। तो प्रिंसिपल और सुपरवाइजर आगे उसको बढ़ाते हुए प्रिंसिपल साहब के भेजता है। तो प्राचार्य महोदय, प्रिंसिपल साहब उसको जब देखते हैं, उसका जो अवलोकन करते हैं, तो वो उसको नोटिंग लिखते हैं, उसका एक छोटा सा टिप्पणी लिखते हैं जो इसमें इस ड्राफ्ट में जो भी कहा गया वो मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना रहता है उनको, क्योंकि वो फाइनेंशियल अप्रूवल लेना रहता है उनको, तो उसके कारण उनको आगे बढ़ाना रहता है। तो उनको डिटेल में और उनको क्लियर कराने के लिए लिखना पड़ता है कि इस तरह से सर ये जो काम के लिए जो एस्टिमेट बनाया गया है ये बहुत ही सही है, ये हम इसको एक कॉमन टेंडर के रूप में बुलाकर जो भी लोएस्ट रहेगा उनको एक काम दे देंगे। तो बोलकर वो जो एक 4 लाइन, 10 लाइन, 8 लाइन जो भी वो एक टिप्पण लिखेंगे उसे नोटिंग कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो रोजमर्रा के कामों में हम लोग करते रहते हैं, इसे हम लोग नोटिंग ड्राफ्टिंग कहते हैं, टिप्पण प्रारूप इसको कहते हैं। तो इस तरह से हर एक विषय में, हर एक अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग विषयों के संबंध में हम लोग इसी तरह से नोटिंग और ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसके साथ साथ एक हम लोग बहुत सारे कार्यालयीन पत्र लिखते हैं। तो अलग अलग विषय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पत्र लिखते हैं। कुछ सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। जो डेमी ऑफिशियल लेटर का अर्थ होता है, अर्ध सरकारी पत्र का अर्थ होता है सिंपल सा, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया हेड रहता है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड रहते हैं, जो मुख्यस्थ रहते हैं, प्रमुख रहते हैं, उनको जब लिखेंगे, पत्र कोई लिखेंगे, वो अर्ध सरकारी पत्र से कहा जाता है। वो डेमी ऑफिशियल लेटर हम लोग उसको कहते हैं। जैसा कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो ये इस तरह से कुछ सरकारी पत्र होते हैं, तो उसके विषय के अंतर्गत विषय को उनको समझाना पड़ता है। तो ये कुछ काम पत्रों का हो गया। अभी आप पत्राचार हम कहेंगे, करस्पॉन्डेंस जिसको कहते हैं। तो ये काम लोग आमतौर पर ऑफिस के अंतर्गत भी होता है। जो एक कार्यालय होता है तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को हम लोग कुछ सूचना देना है, कुछ उनसे सूचना मांगना है, तो वो हम लोग एक उनको पत्र भेजेंगे।
तो पत्र का जवाब जिस भाषा में हम लोग पत्र भेजेंगे उसी भाषा में उनको पत्र भेजना पड़ता है। इस तरह से हम लोग इसको कहेंगे पत्राचार कहेंगे, करस्पॉन्डेंस कहेंगे। ये विद इन जो हमारे जो कार्यालय के अंतर्गत भी कर सकते हैं और इसको बाहर भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो कुछ छोटे छोटे अनुवाद का कार्य भी हम लोग करते रहते हैं। इसमें अनुवाद का कार्य क्योंकि कोई इतने सारे सेक्शंस रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सेक्शन में उनको हिंदी में कुछ लेटर लिखना या पत्र लिखना, किसी को कुछ भेजना है, कुछ उनको नहीं आता है तो वो उसको अंग्रेजी में तैयार करके भेज देते हैं, तो उसको अनुवाद करते हैं। तो ये अनुवाद का भी कार्य एक केंद्र सरकारी कार्यालय में करना रहता है। तो ये छोटे मोटे काम हो गया, ये रोजमर्रा के ही काम रहता है हमारा। तो ये काम से हम लोग जुड़े रहते हैं। तो अभी विद्यार्थियों को एक डिग्री के बाद उनको आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या उनके लिए अवसर है, मैं आपको विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे क्षेत्र में वो डिग्री खत्म करने के, डिग्री पूर्ण करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो मेरे विचार से उनको बीए हो या एमए के बाद एक डिप्लोमा करना उनके लिए आवश्यक है, डिप्लोमा ट्रांसलेशन करना आवश्यक है। उसके साथ साथ उनको कंप्यूटर का नॉलेज रहना बहुत ही आवश्यक है। अभी एक उदाहरण के लिए अब कुर्ची कॉलेज को ही देख लीजिए। कुर्ची कॉलेज में जितने सारे स्टूडेंट्स, जितने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनके पास जो भाषा का ज्ञान है उन बच्चों में, तो उनके देखेंगे तो एक कर्नाटक में रहने के कारण वहाँ के मातृभाषा, बहुत सारे बच्चों की मातृभाषा कन्नड़ हो सकती है, कन्नड़ भी रहेगा। और उर्दू से मतलब उस एरिया में उर्दू की जो बोलबाल थोड़ा ज्यादा रहने के कारण बहुत सारे बच्चों की मातृभाषा उर्दू भी हो सकती है। और सबसे नजदीक स्टेट महाराष्ट्र होने के नाते कुछ मराठी का प्रभाव रहने के कारण बहुत सारे बच्चे मराठी से बिलोंग करते हुए, मराठी से संबंधित करते हो, जो उनकी मातृभाषा मराठी भी हो सकती है। तो ये तीन तो कॉमन है, कन्नड़, उर्दू और मराठी वहाँ पे उस एरिया में कॉमन है। तो इसके साथ साथ हम हिंदी से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई करके आए हैं और कर भी रहे हैं और आगे भी करना भी है हमको। तो वहाँ के कुर्ची के कोई भी एक साधारण सा भी एक स्टूडेंट कम से कम 5 लैंग्वेज जानता है, ये मेरा मानना है। ये कितना सही है आप मुझे कोई भी बता सकते हैं सर? हेलो हेलो विनोद जी। हेलो सर, सुना? विनोद सुन रहे हैं सर? मुझे सुन रहे हैं ना सर? सर मैं जो बता रहा हूँ सही है सर? हाँ सुन रहे हैं। हाँ सही है सर। तो इस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के विद्यार्थीगण कम से कम 5 भाषाओं के ज्ञान रखते हैं। तो इसके साथ साथ अगर छठा ज्ञान उनको आवश्यक, सबसे ज्यादा आवश्यक है कंप्यूटर के ज्ञान नॉलेज, तो वो बेसिक एप्लीकेशंस के साथ, कुछ सॉफ्टवेयरों के नॉलेज के साथ साथ, टाइपिंग के साथ साथ बेसिक एप्लीकेशन का भी अगर वो ज्ञान हासिल कर लेता है तो उन्हें बहुत सारे क्षेत्र में उनको अवसर मिलने का पूरी संभावना रहती है। तो वो मेरा कहना है, वहाँ के विद्यार्थियों को आप ये सारे ज्ञान के साथ साथ, आप हिंदी को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी बहुत उनको कंप्यूटर का भी ज्ञान के तरफ उनको आकर्षित कीजिए और उनको प्रोविजन प्रोवाइड कर दीजिए। उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं है वो प्रोवाइड करने का कोशिश कीजिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी अगर वो लोग हासिल कर लेते हैं तो वो कल के दिन डिग्री हासिल करने के बाद उनको नौकरी पाने के लिए बहुत ही आसान होगा। कंप्यूटर का नॉलेज के बारे में मैं आपको उनको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ। सर कंप्यूटर के नॉलेज हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ, अगर वो आजकल के कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में सर एक सुविधा है। क्या सुविधा है? जो भी आप लैपटॉप खरीदेंगे, जो भी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद लेंगे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के तरफ से एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है यूनिकोड, जिसका नाम है यूनिकोड।
यूनिवर्सल कोड उसको पूरी तरह से कहा जाता है, वो यूनिकोड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये इनबिल्ट रहता है, इसके लिए हम अलग सा पैसा खर्च करके उसको कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेसिक उनको टाइपिंग अगर कोई सिखा देता है, टाइपिंग अगर वो सीख जाते हैं, हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर में जो करने जैसा हिंदी का टाइपिंग वो सीख जाते हैं, तो वो यूनिकोड में मेरा अनुरोध है, सबसे विनती है कि वो यूनिकोड का ही टाइपिंग सीख ले और इनस्क्रिप्ट में टाइप करना सीख ले। इनस्क्रिप्ट यानी कि इंडियन स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, इंडियन स्क्रिप्ट बोलते हैं। सर, हाँ बोलिए। आप स्क्रीन क्लियर कीजिए, वो हाथ आ रहा है आपका, तो स्क्रीन आप करेक्ट कर दीजिए सर। हाँ ओके। हाँ वो ओके ठीक है। हाँ नहीं, अभी हाथ आपका दिखाई दे रहा है। नहीं हाँ, अभी क्लियर है। हाँ करेक्ट अभी। हाँ और थोड़ा सर, इस साइड। हाँ ओके अभी ठीक है। ठीक है। हाँ तो वो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बता रहा था। तो वो कंप्यूटर के नॉलेज के लिए उनको वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वो यूनिकोड, तो उसको एनेबल करके उसको डाउनलोड करके आप इनस्क्रिप्ट में काम करना अगर सीख लेता है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर, कोई भी सीख लेता है, तो भारत की भारतीय भाषाओं में कितनी सारी भाषाएं, संविधान के जो अष्टम सूची में जो 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस जो है, उनमें सारे में वो सभी भाषाओं में वो टाइप कर सकता है, सिर्फ एक इनस्क्रिप्ट का अगर वो टाइपिंग सीख लेता है। तो वो ये मैं इसलिए कहा कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल कोड इसको इसलिए कहा जाता है यूनिकोड। ये वर्ल्ड में कहीं पर भी आप टाइप करके भेजेंगे तो वो ये उनको पढ़ने के लिए अनेबल होगा, वो पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप गूगल लैंग्वेज हम देखते हैं, गूगल में आप हिंदी के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे, जो भी आपके सामने आता है वो यूनिकोड ही कहा जाता है, वो यूनिकोड में ही रहता है। तो इसमें इंग्लिश भी रहता है, तो इसलिए कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से कंप्यूटर का नॉलेज इनको हासिल करने से मैं बता देता हूँ। देखिए आजकल हम लोग बच्चों को अगर कहा जाए तो थोड़ी बहुत एंटरटेन इसके तरफ उनको अगर ध्यान ज्यादा है, तो उस क्षेत्र में भी वो अपने रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली अभी अब टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो या अगर कन्नड़ चैनल देख रहे हैं, या हिंदी चैनल देख रहे हैं, या मराठी चैनल देख रहे हैं, कोई भी भाषा का चैनल हम लोग देखते हैं, तो हर एक प्रोग्राम के बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट मूलतः कोई भी एक भाषा में होता है, बाकी सारे चैनल्स में देख लीजिए आप, तेलुगु चैनल लगा के देखिए, मलयालम चैनल लगा के देखिए, तमिल लगा के देखिए, मराठी लगा के देखिए, पंजाबी चैनल लगा के देखिए, गुजराती चैनल लगा के देखिए, कन्नड़ देखिए, सभी भाषा के चैनल्स में वही एडवर्टाइजमेंट घूमता रहता है, सिर्फ भाषा बदलता रहता है। तो ये कैसा संभव है? तो ये कोई तो करता होगा। एक भाषा में वो एक विज्ञापन बन जाता है, एडवर्टाइजमेंट बन जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो सारे चैनल्स में सारी भाषाओं में कैसा ये हो जाता है? तो ये अनुवादक, ऐसे फ्रीलांसर जो काम करते हुए अनुवाद कर सकते हैं, वो करने का इच्छुक है, कर सकते हैं, उनके लिए ही ऐसा अवसर मिल सकता है। ये ऐसा काम कॉलेज के स्टूडेंट्स न करते हुए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ये काम कर रहे हैं। नौकरी के बाद भी वो लोग ये काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो विद्यार्थी क्यों नहीं कर सकते हैं? लेक्चरर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप में हिंदी में रुचि है, उसके साथ साथ आपके पास और भी कुछ भाषाओं का ज्ञान है, टाइपिंग का नॉलेज है। जैसा कि मैं बताया, कुर्ची क्षेत्र में, कुर्ची के आसपास कोई भी एक विद्यार्थी पढ़ रहा है तो मिनिमम मेरे ख्याल से 4 से 5 भाषाओं का ज्ञान वो रखता है। मदर टंग अगर कन्नड़ है तो उसको कन्नड़ आता है, उसके साथ साथ वो हिंदी में पढ़ाई कर रहा है तो उसको हिंदी आता है। वो कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेवल से लेकर वो इंग्लिश में पढ़ाई किया रहता है तो इंग्लिश में भी उसको थोड़ी बहुत जानकारी रहता है। मराठी क्षेत्र का, महाराष्ट्र नजदीक होने के कारण वो मराठी का जो प्रभाव रहता है, तो मराठी भी वो कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो वो उस भाषा में भी, उस भाषा का भी ज्ञान रख सकते हैं। हो सकता है उसके भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी भी आपके कॉलेज में हो सकते हैं, उर्दू के ज्ञान रखने वाले भी अगर हो सकते हैं।
तो ये जितने भी भाषाओं का ज्ञान आप सिर्फ बोलचाल में आपको उसको उपयोग करने के बजाय आप रोजगार के फील्ड में उसको अगर उपयोग करेंगे तो आपके लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि हम बीए के बाद हिंदी पढ़ाई कर लिया, कल एमए करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते। आप अपने आप आपको रोजगार आपको ढूंढते हुए आएंगे। बस आपको क्या है, थोड़ी बहुत मेहनत करना है। आप जिस भाषाओं को जानते हैं उस पर आपको काम करना है, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज रखना है, टाइपिंग का नॉलेज रखना है। अपने आप आपको अवसर ढूंढते हुए आएंगे, ये मेरा मानना है। इसके साथ साथ भी आप हर एक केंद्र सरकार के कार्यालय में जो पोस्ट है वो कभी भी एबॉलिश नहीं होता है, वो रहता ही है। तो वहां पे पोस्ट निकलते ही रहेंगे, तो वहां पे भर्तियां होती ही रहती है, तो उसमें भी आप अपने रोजगार को तलाश कर सकते हैं। वहां पे भी आपको रोजगार मिलने की संभावना पूरी रहता है विद्यार्थियों को। ये बस आपको क्या है, ज्ञान की सीमा को और थोड़ा बढ़ाना है, और ये सब करने के लिए आपको आधार ये है, ये जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर, वहाँ के जो शिक्षक वृंद है, गुरु वृंद है, उनसे जो पढ़ रहे, यही आपके लिए बेस है, एक आधार है। इसी से आप अपना रोजगार आगे बना सकते हैं। अभी आप कल के दिन, मुझे शंकरानंद कॉलेज में एक लेक्चरर का पोस्ट चाहिए, अगर किसी विद्यार्थी के मन में है, तो ये ऑलरेडी अभी जो 3 लोग या 2 लोग जो भी है, उनके रिटायरमेंट होने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो अवसर कहाँ मिलेंगे? इससे हटकर आप अगर अवसर की तलाश में कर जाएंगे तो आपको बहुत जगह मिल सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक केंद्र सरकार के कार्यालय में है, तो आपको हर एक अलग अलग कार्यालय केंद्र सरकार के इसमें तलाश कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट निकलते रहते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या तैयारी करना चाहिए वो पढ़ सकते हैं। आजकल को आपको टिप ऑफ द फिंगर बोलते हैं, जो आपको उंगली दबाना दे रही है कि अभी कुछ नॉलेज आपके हाथ में लग जाता है। गूगल के जरिए हो, किताबों के जरिए, कैसे भी हो, आप किसी से जुड़े हुए हैं, किसी से को जानते हैं, तो उनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको अवसर मिल सकता है, ये मेरा मानना है। तो इसके अलावा भी आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखिए, कोई भी कंपनी अपना मार्केटिंग, जैसा कि अभी आप ऑनलाइन का दौर चल रहा है, तो ऑनलाइन में आप जितने भी मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन में, उस क्षेत्र में भी हिंदी से जुड़े लोगों को बहुत सारे अवसर मिलता है। क्योंकि अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, और भी कोई बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े जो संस्थाएं हैं, वो लोग घर बैठे बैठे ऐसे लोगों से काम निकाल लेते हैं। क्योंकि उनको क्या है, उनको प्रोडक्ट बेचना रहता है। उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको क्या, हर एक भाषाओं की जरूरत पड़ती है। भाषा की जरूरत तो हर एक बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को पड़ती है, केवल भारत में है उनको लिए नहीं है। मल्टीनेशनल आजकल के जमाने में, आजकल के दौर में पूरे विश्व में सबसे बड़ा मार्केटिंग क्षेत्र है भारत। विश्व के सारे देश यहाँ पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से कमाई करना चाहते हैं। तो उनको यहाँ के लोगों की आवश्यकता है और यहाँ की भाषा की आवश्यकता है। तो उसका फायदा वो लोग उठा के वो लोग कमा रहे हैं, मल्टी मिलियनर हो रहे, बड़े बड़े ये हो रहे। तो उस अवसर का भी लाभ उठाना हमारे हाथ में है। तो इसके लिए हमको उस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अपने आप को तैयार करने के लिए आप जैसे लेक्चरर्स, आपके जैसे जो अनुभवी है, उनका मार्गदर्शन उनको चाहिए। तो उनसे मार्गदर्शन वो लोग ले सकते हैं। तो हर एक क्षेत्र में उनको अवसर मिलता है। मैं एक निश्चिंत होकर कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बीए के बाद मैं क्या करे, कुछ नहीं मिल सकता है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं, ऐसा निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से आप मेहनत कीजिए तो आपको ये अवसर अवश्य मिलेगा। आप हिंदी तो आप पढ़ ही रहे हैं, हिंदी में आप डिग्री हासिल करेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश का ज्ञान रखिए, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर का नॉलेज रख लीजिए, टाइपिंग का नॉलेज रख लीजिए। अनेक सॉफ्टवेयर्स आपको उपलब्ध है, आप सर्च करेंगे तो मिलेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अलग अलग भाषा में किस तरह से कर सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा।
तो इसके साथ साथ छोटे मोटे अनुवाद, अभी देखिए सर, मैं एक एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का दिया जो टीवी में आते हैं, इसके साथ साथ भी हम फिल्मों की भी बात कर लेते हैं। तो फिल्म देखिए मैडम, एक फिल्म कोई अगर मूलतः वो हिंदी में बना है या कन्नड़ में बना है या तेलुगु में बना है, तो आजकल हम चैनल्स देखते हैं, चैनल्स में देखते हैं वो सेम फिल्म बहुत सारी भाषाओं में चल रहा है। तो कन्नड़ का फिल्म शिवराज कुमार का देखिए, दर्शन का देखिए, वो हिंदी में चल रहा है। कोई तेलुगु फिल्म है वो हिंदी में चल रहा है, कोई मलयालम फिल्म है वो हिंदी में भी आ रहा है, गुजराती में आ रहा है, भोजपुरी में आ रहा है। तो ये कैसा आता है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वो ओरिजिनली तो कन्नड़ में था, ओरिजिनली वो तमिल में था, ओरिजिनली वो मराठी में था, वो दूसरी भाषा में कैसे आ गया, किसकी मदद से आ गया? तो इसी तरह से लोगों के जो स्क्रिप्ट ओरिजिनली तमिल में आए, जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति अगर तमिल जानता है उसके साथ साथ वो हिंदी जानता है, तो आसानी से वो स्क्रिप्ट को तमिल से हिंदी में कर लेता है, करके उनको दे देता है। तो वो स्क्रिप्ट उनको सिर्फ उनको भाषा बोली चेंज करना है, उनको कोई सिचुएशन चेंज करना नहीं है, उनको ये नहीं से उसकी सीन वही रहेगा, सीनरी वही रहेगा, प्लेस वही रहेगा, पिक्चर वही रहेगा, सिर्फ उनका बोल वही रहता है, लेकिन हमको सुनाई देता है हिंदी। वो तो तमिल में उधर से बात करते रहेंगे, उनका लिप्स हम पढ़ेंगे तो तमिल में ही बात करते रहता है वो, लेकिन सिर्फ हमको सुनाई देता है हिंदी में। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जब वो स्क्रिप्ट तमिल से हिंदी में अनुवाद होता है। तो इसी तरह से आप अगर कन्नड़ आपकी मातृभाषा है या मराठी मातृभाषा है, हिंदी आपकी मूल भाषा है, तो आप इस तरह से इनका अनुवाद कर सकते हैं। तो ये काम आपको मिल सकता है, ये आप सभी गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको इसका अवसर मिल सकता है। एक वेबसाइट है मैडम, सर एक वेबसाइट के बारे में मैं बताता हूँ। मैं prose.com बोलते हैं, PROZ.com, prose.com बोलते हैं इसे, PROZ, prose.com। ये मैडम ये इंटरनेशनल वेबसाइट है ये। इसमें क्या है, पूरे विश्व के ट्रांसलेटर्स इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें आप कोई भी विद्यार्थी कल के दिन डिग्री खत्म कर लिया, आपने पूर्ण कर लिया, एमए पूरा कर लिया, कुछ उसको कंप्यूटर के नॉलेज है, उसके पास डिप्लोमा ट्रांसलेशन की डिग्री है, ये सारे डिग्रीज है, ये सारे डिग्रीज को वो वेबसाइट के थ्रू उस prose.com से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है। अपना वो जो स्पेशलिटी है, अपने पास जो हुनर है, वो उनको वहां पे बताना पड़ेगा कि मैं किस फील्ड में, किस अनुवाद में मैं एक्सपर्ट हूँ, कर सकता हूँ। मैं क्या एडवर्टाइजमेंट में कर सकता हूँ, क्या मैं स्क्रिप्ट अनुवाद करने के लिए कर सकता हूँ, क्या मैं लीगल जो ट्रांसलेशन होता है, जो लीगल नोटिस होता है, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल जो वर्डिक्ट्स होता है, तो वो मैं अनुवाद कर सकता हूँ। या ऐसा ही कहानी, कविता, या मैं कोई नॉवेल, कोई उपन्यास, कोई लघु कथा, कोई नाटक, इसको मैं अनुवाद कर सकता हूँ। अगर वो अपना सब कुछ उस prose.com में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक टेस्ट के तौर पर वो लोग आपको उनको एक काम देंगे। वो काम करने के देने के बाद वो कितना सक्सेसफुल होता है, उस पर उनको रेट फिक्स करेंगे। वो पर पेज के लिए आपको, अनुवाद के लिए आपको कितना दे सकते, आप डिमांड कर सकते हैं। तो खुद हम डिमांड करेंगे। डिमांड करने के बाद अगर हमारा काम उनको पसंद आया, तो उस .com के जरिए वो उस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तो शामिल करने के बाद उनको, आपको काम मिलता जाएगा, वो विद्यार्थियों को उनको काम मिलता जाएगा। वो काम अगर आप करते रहेंगे तो वो, उसमें भी अगर कोई दिक्कत आए तो जो ग्रुप में शामिल हुआ रहता है उनसे हम मदद भी ले सकते हैं उस ग्रुप में। तो हमारा वो काम उनको पसंद आया तो हमको पेमेंट डॉलर के रूप में मिलेगा। तो ये आप केवल उसी में काम करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप लेक्चरर है, कहीं और आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कोई संस्था में काम कर रहे हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप टेम्पररी कर रहे हैं, परमानेंट में कर रहे हैं, तो ये काम आप उसके अलावा अपने घर में बैठकर आप 2-3 घंटा इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में बैठकर कर सकते हैं। बस आपके पास बशर्ते क्या रहना चाहिए, एक बढ़िया सा कंप्यूटर या लैपटॉप रहना चाहिए।
उसमें यूनिकोड की सुविधा आप उसको एनेबल कर लेना चाहिए। आपको अच्छी तरह से हिंदी, इंग्लिश और जो भी भाषा में आप अनुवाद करना चाहते हैं उसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपको डिक्शनरी, ये सब आपको सुविधा, नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। तो ये इसके जरिए आप अपने रोजगार को तलाश कर सकते हैं, इसमें आप सफल भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए सबसे जरूरी है, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, ये सबके लिए इनको आवश्यक है संस्था, जो जिस संस्था में, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, वहां वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से वो हिंदी का ज्ञान, वहां के जो शिक्षक वर्ग, जो लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है, जो अनुभवी लेक्चरर्स है, उनसे वो ज्ञान हासिल करना है उनको। इसके बाद उनको वो नॉलेज, जो हिंदी का पूरी तरह से साहित्य और लिटरेचर, क्योंकि ये बेस है उनके लिए, ये आधार है उनके लिए, इसके माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डिग्री ही नहीं है, कॉलेज में हमने पढ़ाई ही नहीं किया, तो फिर हम कैसे वहां पे किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं कि मैं अनुवाद कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। एक डिग्री हमारे पास रहना चाहिए, वो डिग्री हम उसी कॉलेज से ही हासिल कर सकते हैं। तो वहां अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ाई करना और ज्ञान हासिल करने के लिए मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है। बस और कुछ उनको अगर जानकारी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं मैडम। मैं इतना कह सकता था, जो कह दिया। आप आगे दे दिए, बस। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर किसी को कुछ पूछना है? सर, रोडन सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी? मुझे सुनाई दे रहा है मैडम पूरी तरह से। जी मैम, जी मैम। कुछ पूछना है? रोडन सर, कल जो ये बात हाँ। पूछे थे वो पूछिए। क्या मैम? कल का जो लॉन्ग फॉर्म था ना सर? हाँ सर जी, एनपीसीएल कैगा का लॉन्ग फॉर्म बताइए। हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, एनपीसीआईएल का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैडम, ये हमारी संस्था क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसे कहते हैं, डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसे कहते हैं, ये इनका सिस्टर कंसर्न बोलते हैं हम, जैसा कि सहायक संस्था है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, और कुछ मेरे संस्था के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मैडम, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी सर। सर, कितने साल हो गया वो संस्था चालू होके सर? मैडम, ये जब शायद मैं पैदा ही नहीं हुआ था, शायद आप भी उस वक्त जन्म लिए थे, पता नहीं है। नेहरू जी के टाइम में हुआ है मैडम। जब नेहरू जी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तभी बाबा होमी जहांगीर बाबा के टाइम वो जो विज्ञानी थे, तो परमाणु विज्ञानी थे, तो वो उनके एक अनुरोध पर भारत में एक परमाणु का एक आयोग बनना चाहिए, एक संस्था बनना चाहिए। जब उन्होंने नेहरू जी के सामने रखा था, तो नेहरू जी ने इसे बहुत ही हर्ष से स्वीकार करते हुए ये एक परमाणु विभाग भारत में बनाया। परमाणु केवल हम शांति सूचक इसमें के उपयोग में लाते हैं। हम न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर का कहते ही सबके मन में यह जाता कि यहाँ पे क्या उत्पादन होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन, वहाँ पे क्या जनरेट करते हैं। तो सबके मन में एक भ्रम रहता है कि यहाँ पे बॉम्ब ये लोग बनाते होंगे। ऐसा नहीं है मैडम। न्यूक्लियर का मतलब नाभिकीय जो यूरेनियम से हम लोग इसको न्यूक्लियर उसको जिसको बोलते हैं, यूरेनियम से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको टरबाइन में जनरेट करते हुए, टरबाइन में रोटेट करते हुए इसको यूरेनियम को उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं। जैसा कि आप हाइडल पावर, जैसा कि आप कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन जब देखते हैं, जहाँ पे आप डैम साइट्स देखते हैं, कदरा है, बहुत सारे कोडसली है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगह पर है, बहुत सारे हिमाशय, बहुत सारे आप देखे होंगे, हिडकल डैम हो, कहीं पर भी
वो डैम मतलब पानी से वो बिजली उत्पन्न करते हैं, हम लोग न्यूक्लियर से उत्पन्न करते हैं, यूरेनियम से उत्पन्न करते हैं उनका। नहीं सर, पानी से नहीं, नहीं, पानी से नहीं पानी मैडम। से हाँ 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 हाँ। एक जनरेटर होता है मैडम, एक जनरेटर में कंडेंसर होता है, वहां पे जो न्यूक्लियर का जो फ्यूल बंडल्स बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर का यूरेनियम जो जमीन से जो खदान से जो निकलता है उसको फ्यूल के रूप में कन्वर्ट करके उसका बंडल बनाया जाता है। वो बंडल से कंडेंसर में एक ऐसा जो बड़ा सा कंडेंसर रहता है, बंडल्स के पाइप्स के जरिए उसको वहां पे डाला जाता है और उसको रोटेट करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पानी उसको रोटेट करता है, उस जनरेटर को रोटेट करता है, वो जनरेटर रोटेट होते ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो वो हम लोग केबल के जरिए, ग्रिड के जरिए उसको सप्लाई करते हैं। हम लोग डायरेक्ट भी सप्लाई नहीं करते हैं, ये जाता है सेंट्रल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो चेन्नई में साउथ जोन का चेन्नई में हेड ऑफिस है। हम लोग सेंट्रल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को ये बिजली जितना भी हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं दे देते हैं। और सेंट्रल पावर ग्रिड से जो है जिनको जरूरत है, जो जिनको भी राज्यों को जरूरत है वो वहां से खरीद लेते हैं। एक टैरिफ हमारी तरफ से एक टैरिफ तैयार होता है, टैरिफ हम लोग सेंट्रल पावर ग्रिड को दे देते हैं। उस टैरिफ को एग्री करते हुए कोई भी स्टेट खरीदना चाहता है तो वो सेंट्रल पावर ग्रिड के कॉर्पोरेशन के थ्रू खरीद सकते हैं, वो खरीद लेंगे। पेमेंट हमको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से हमारे एनपीसीएल में आएंगे। डायरेक्ट हम सेल नहीं करते हैं, हम सेल करने वाले नहीं है, हम उत्पादन करने वाले। सेल करने का काम होता है सेंट्रल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का। सर इसमें अगर कोई नौकरी चाहता है तो उसमें आवेदन कैसे दिया जा सकता है? बताता हूँ मैडम। देखिए मैडम, एक हमारे यहाँ पे अगर नॉन टेक्निकल स्टाफ अगर कहेंगे तो एचआर होता है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक डिवीजन होता है, एक अकाउंट्स का डिवीजन होता है, एक सीएमएम यानी कि एक मटेरियल मैनेजमेंट का एक डिवीजन होता है। इसमें जो क्लरिकल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट के लिए लोकल के जरिए मतलब साइट, ये जो हमारे जो कर्नाटक में जो कैगा में है, यहाँ के एडवर्टाइजमेंट से जरिए क्लरिकल पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तो जो भी अधिकारी के रूप में जो भी होगा, डिप्टी मैनेजर से ऊपर लेवल होता है, वो मुख्यालय मुंबई से निकलता है, सेंट्रल एडवर्टाइजमेंट निकलता है मैडम। एक वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन npcl.org.in बोलकर, npcl मैडम, npcl.org.in। इस वेबसाइट में अगर आप देखते रहेंगे तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। तो वो ये ऑफिसर्स लेवल का जो भी पोस्ट होता है तो वहां पे सेंट्रल वहीं से एडवर्टाइजमेंट्स निकलता है। और ये हो गया नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल का जो भी है, एक ट्रेड्समैन, एक सुपरवाइजर के लेवल पे फिर यहीं से एडवर्टाइजमेंट निकलता है। हमारे यहाँ से सिलेक्शन होता है, एग्जाम्स होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो बेसिक नॉलेज, एक टेक्नीशियन के लिए बेसिक नॉलेज 10th पास और साइंस और मैथ सब्जेक्ट रहना चाहिए, उसके साथ इंग्लिश रहना चाहिए। लैंग्वेज के दृष्टि से चलेगा जो भी रहेगा, और परसेंटेज एक फिक्स होगा, मेरिट फिक्स होगा। उसके साथ टेक्निकल अगर नॉलेज, जैसा कि हम कहेंगे आईटीआई में फिटर होता है, रिगर होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होता है, मैकेनिकल होता है। आईटीआई अगर वो पास कर लेता है तो वो परसेंटेज रहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। एक ऑपरेटर का पोस्ट निकलता है, जैसा कि हम साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो उनके लिए एक कोई भी विषय में डिप्लोमा, उनको डिग्री जरूरत है। 3 साल के जो आफ्टर 10th जो डिप्लोमा होता है, तो वो डिप्लोमा 4 साल का जो भी डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे यहाँ से निकलता है। और इंजीनियर पोस्ट के लिए फिर वो हेडक्वार्टर से ही यूनिवर्सल वहाँ पे कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के लिए हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई से ही वो एडवर्टाइजमेंट निकलता है। आजकल इंजीनियर पोस्ट के लिए गेट एग्जाम कंपलसरी कर दिया है, तो वो गेट एग्जाम थ्रू होना चाहिए। तो इस तरह से है।
सर हायर एज पोस्ट के लिए तो सेंट्रल से ही कांटेक्ट होगा सर फिर। बिल्कुल मैडम, सेंट्रल का जो भी रूल है, नियम है, एज के लिए जो रिजर्वेशन के लिए जो भी है वही लागू होता है। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी है वही लागू होगा। हेलो मैम। हाँ जी सौंदर्या। सर जी, आपका ये टेक्नोलॉजी संस्था कर्नाटक में कहाँ कहाँ पर है? मैडम ये केवल देखिए, ये कर्नाटक में सिर्फ एक ही जगह है, उत्तर कन्नड़ा जिला कारवार तालुका में कैदा। हमारा हेड ऑफिस मुख्यालय है मुंबई, और एक यूनिट तमिलनाडु में 2 जगह है। एक है मद्रास के नियर में है, कल्पाकम एक विलेज है मद्रास के पास, वहां पे है। और एक है कुडनकुलम जो कन्याकुमारी के पास है, नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे है साउथ में। आंध्रा में एक, हैदराबाद आंध्रा में एक अभी नया बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में और एक जगह तारापुर जो पालघर डिस्ट्रिक्ट ठाणा के पास, ठाणा के आगे पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे है तारापुर, वहां पे है। गुजरात में काकरापर, सूरत डिस्ट्रिक्ट, सूरत काकरापर गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में नरोरा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट नरोरा है, वहां पे है। और राजस्थान में रावतभटा, कोटा डिस्ट्रिक्ट रावतभटा में है, वहां पे 8 यूनिट है। और गोरखपुर हरियाणा में अभी 4 यूनिट बन रहा है। तो गुजरात बॉर्डर में और एक जगह बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। हमारे यहाँ पे अभी 4 यूनिट है, 220 मेगावाट ईच यूनिट, 220, तो 880 यूनिट का यूनिट हम यहाँ पे कैदा में है, और 2 यूनिट का कंस्ट्रक्शन चालू है। ओके सर, और डिप्लोमा कंपलसरी चाहिए सर? टेक्निकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा कंपलसरी चाहिए, और टेक्नीशियंस के लिए ITI चाहिए। और नॉन टेक्निकल ग्रुप में आप आना चाहते हैं, कोई किसी को भी आना चाहते तो बेसिक डिग्री कंपलसरी है, एक डिग्री, कोई भी डिग्री, कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग नॉलेज कंपलसरी है। BA के बाद लगाए तो चलते सर? जी, BA और एक बार BA कंप्लीट होना, जी हाँ, BA कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग का और नॉलेज रहना चाहिए, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग का नॉलेज रहना चाहिए। और डिप्लोमा नहीं सीखे तो चलता है? हाँ, ये नॉन टेक्निकल में अगर आप आना चाहते हैं तो डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर टेक्निकल पोस्ट में अगर जाना चाहते हैं तो ITI डिप्लोमा कंपलसरी है। हाँ, धन्यवाद सर। ओके। मैडम और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। तो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, जो मैं आपको बताया, कहाँ तक का विद्यार्थियों को लाभ हो सकते हैं, आप ही बता सकते हैं, विद्यार्थी बता सकते हैं। इतना मेरे से होता मैंने कोशिश किया। मुझे एक अवसर, आप कॉलेज और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। तो है मैं नाला साहब, उसको जरा और भी इस तरह से जल्दी मतलब सर से और भी कुछ कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बोलिए। बहुत ही होशियार है फिर भी, और उसको आगे बढ़ना है। इस तरह से सभी लोगों को जुड़ना है। अभी तो इस समय कोरोना के पैंडेमिक कंडीशन में हम लोग फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, तो इस तरह से डिजिटल माध्यम से हम लोग सभी जुड़ सकते हैं। तो मैं विनोद से यही अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह से आप ऑनलाइन का क्लासेस का आयोजन करके विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे, आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। और एक जो लेक्चरर घर पे बैठे हैं, जो हमारे जैसा हो या और भी कॉलेज के लेक्चर्स हो, उनको भी एक अवसर मिलता है आपके साथ जुड़ने का, एक नए लोगों से जुड़ने का, नए कॉलेज के साथ जुड़ने का एक अवसर मिलता है। मैं विनोद को भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा। घर का आदमी है, चलेगा
धन्यवाद करने की अर्पित जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं उससे भी धन्यवाद अर्पित करूंगा। और आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद, दौड़मनी सर, कजीमनी सर, प्रिंसिपल को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार मैडम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके। धन्यवाद सर। अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर JS दौड़मनी सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैडम। जी। Good respected chief guest of this function, P. Rajendra sir, translator, nuclear power project, Kaiga, Dr. S.A. Belgali madam, HOD, Hindi department of our college, Dr. V.T. Rodan, our organizing secretary of our college, and M.I. German sir, and Kajuloni sir, and my colleagues and my dear students. As you know, our college Hindi department has organized online guest lecturer series for a week from 9th June to 17th June 2021. Today's topic is official letters. The Rajendra sir explained in detail. I hope that the subject reached the minds and heart of the students. While delivering his speech, knowledgeable speech, he said that the student should have to get perfect in a college days only. That is also in front of teachers. If any problems arise, the student should have solve all that problem from the teachers. And also he added that the translator jobs have a lot of opportunities in central government offices and in so many companies. And he also added that command over the language on Hindi only can build his career as a office translator or any job. And also, sir, I have much impressed from your speech, sir. थैंक यू सर, And थैंक यू। totally, including my staff also, we come to know unknown things from you, sir. थैंक यू Because सर। we are all unknown about the translator. All these things were come to know from your words, sir. As a president of this function, I have to say some words with students. Letter writing has two types. One is formal letters, and the one is informal letters. Informal letters are writing to your father, to your family members, फ्रेंड्स, to your फैमिली friends, मेंबर्स। family members. Hmm. These letters were called as informal letters, and formal letters are very important. These letters are called as official letters. And official, you see, official letters are very important too. It needs a lot of skill, and it needs a lot of
हाँ, And I conclude my words. Thank you, one and all. थैंक यू, Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम की आखिरी पड़ाव पर आ जाते हैं। इस कार्यक्रम में अंत में धन्यवाद अर्पण करने के लिए, वंदनार्पण के लिए प्रोफेसर ML खजीडोनी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। ML खजीडोनी सर। ओके मैडम। हाँ जी। आज हमारा कॉलेज हिंदी विभाग से ऑनलाइन कार्यक्रम माइक आयोजन अच्छा सुन रहे हैं? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। माइक जरा आपके मुंह के सामने, माइक जरा ना माइक रे। ओके मैडम। हाँ रे सर, कैमरा में ಒಂದು ಬರ್ರಿ ಮುಖ। हाँ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರ್ರಿ। ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ इस ಮೈಕ್ कार्यक्रम ಓಪನ್ का ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಇದ್ನಾಗತೈತಿ। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रूप में आए हुए डॉक्टर पी राजेंद्र सर वो कर्नाटक यूनिवर्सिटी में मेरा बैचमेट भी है। वो हमें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट था, हिंदी डिपार्टमेंट में था, वो बैचमेट है। इसी के लिए मुझे बहुत खुशी हुआ। वो राजेंद्र सर को वो हमारा संस्था के ओर से, हिंदी विभाग से ओर से, विद्यार्थियों के ओर से मैं उसका अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष जयेश दोडमनी सर, इसको मैं हमारा संस्था के ओर से, हिंदी विभाग ओर से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। और हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर AS कांबले सर जी को मैं हिंदी विभाग से ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे कॉलेज का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी हिंदी विभाग की ओर से, हमारी संस्था की ओर से अभिनंदन कर सकता हूँ। और हिंदी विभाग का HOD डॉक्टर SA बेळगली मैडम जी को भी, और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद रोडना सर जी को भी मैं हमारा संस्था के ओर से, हमारे सभी स्टाफ के ओर से अभिनंदन कर सकता हूँ। और अनुपस्थिति में हमारा संस्था के अध्यक्ष, कार्यदर्शी और सभी संस्था के बॉडी मेंबर को भी इस समय अभिनंदन कर सकता हूँ। लास्ट में मैं तकनीकी सहायक विद्यार्थियों को भी अभिनंदन कर सकता हूँ। इस टाइम इस कार्यक्रम खत्म होता है। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा हुआ, बहुत थैंक अच्छा यू हुआ मैडम, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। राजेंद्र सर बहुत अच्छा हुआ आपका स्पीच। सर नमस्कार सर, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। हाँ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಗ್ ಬಹಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಹುದ್ದೆ ನಮಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್। ಸರ್ ಇದು ಒಂಥರ ನೀವು ಸರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್। ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್। ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಿಂದ ಭಾಷೆನ ಕಲಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಇದು ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಅದೇ। ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು सर। आप अपना समय, अमूल समय नहीं मैडम, एक्चुअली छोड़ के दिए, यही बड़ी बात है। समय मिलने का भी एक ये कोरोना ही कारण है मैडम। एक्चुअली ये समय मिलने का कारण भी कोरोना ही है, क्योंकि हमें 50% मैन पावर में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब आज मैं घर पे हूँ
तो 2 लोग हाँ ऑफिस जी। में काम कर रहे हैं, तो कल मैं ऑफिस जाऊंगा तो 2 लोग घर पे रहेंगे। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है पिछले 2 महीने से। तो इसलिए मुझे आज घर पे रहने का अवसर था, घर पे रहने का मौका था, तो मैं आपको लोगों के साथ जुड़ सका। नहीं तो फिर मैं अगर रूटीन जॉब रहता तो सिर्फ मुझे संडे ही मिलता है, उसके अलावा संडे के अलावा कोई और दिन नहीं मिलता है। तो इस तरह से एक तरह से आपके साथ जुड़ने के लिए भी कोरोना ही कारण है। वो तो सही है सर, कोरोना आया लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया है सर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ मैडम, सिखाया। बहुत कुछ सीखने को मिला है मैडम, हमको सभी को सबको सीखने के लिए मिला है। मिला। बस सर कोरोना के कारण ही मैं मोबाइल में टाइप करना सीखी हूँ सर, मुझे आ रहा है अभी। हाँ। तो और क्या चाहिए आपने मैडम? बताया ना अभी, टाइप करना सीखी हूँ, कन्नड़, मराठी, इंग्लिश, हिंदी इतना ही सीखी हूँ। बहुत आसान है मैडम, बहुत आसान है मैडम। मैं आसान है सर। आप ही अपने विद्यार्थियों को कह सकते हैं, वो अगर टाइप करने का इंस्क्रिप्ट में अगर सीख लेते हैं, इंस्क्रिप्ट में जी। अगर सीख लेते हैं तो वो किसी भी भाषा को आसानी से टाइप कर सकते हैं, केवल कन्नड़ नहीं। शुरू में हाँ, हाँ, हो सकता है शुरू शुरू में में थोड़ी बहुत, जरा दिक्कत रही, बाद में। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है मैडम, हाँ जी। बहुत आसान है। आप इसको क्या है, आप अपने नाम जैसा है उसी जैसा टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपका हाँ नाम जी। आपका नाम सुरेखा है, SUREKHA, अगर आप लिखेंगे सुरेखा अपने आप हिंदी में आ जाता है। हाँ तो जी, आता है जी। हाँ, ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है मैडम आजकल के कंप्यूटर और लैपटॉप्स में, इसलिए बहुत ही आसान। और भी उसको सरलीकरण करने के तो दिशा में ही भारत सरकार काम कर रही है। जी तो इसका लाभ सभी लोग उठाना है बस। जी। ओके मैडम, धन्यवाद मैडम, सभी को और एक बार धन्यवाद धन्यवाद। मैडम। धन्यवाद गुड सर, मॉर्निंग धन्यवाद सर, ओके विनोद सर, सर, सबको धन्यवाद सर, विनोद धन्यवाद, सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके मैडम।